स्क्रीन दिख रही है बेटा? नो मैडम, अभी दिख रही है मैडम। हाँ अभिषेक, आपको क्या दिख रहा है स्क्रीन पर, बताएंगे? हाँ, ब्लैंक एमएस वर्ड दिख रहा है, चलो ठीक है। तो हम आज पढ़ने वाले हैं लिंग्विस्टिक्स। हेलो। हाँ सर, मैं आपको ना थोड़ी देर के बाद फ़ोन करती हूँ, क्लास ले रही हूँ। तो अभी आज हम लोग देखेंगे फ्रेज स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है? पिछले बार अभिषेक केवल आप ही थे जब मैंने ये फ्रेज स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया था, ठीक है? जिसमें कि हम लोग नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज इत्यादि के बारे में थोड़ी जानकारी ली थी, ज़्यादा नहीं, हाँ थोड़ी सी जानकारी हमने ली थी। तो ये जो फ्रेज स्ट्रक्चर है, फ्रेज स्ट्रक्चर की जानकारी हमें आज एक बार लेनी है। निधि, आपको क्या पता है बेटा फ्रेज स्ट्रक्चर के बारे में? निधि, हाँ आपको कुछ पता है फ्रेज स्ट्रक्चर के बारे में? फ्रेज स्ट्रक्चर सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। तो फ्रेज और सेंटेंस क्या एक समान है? ठीक है, चलो बढ़िया है। तो अभी है ना, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेंगे, बेसिक्स पहले पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वाक्य और पदक्रम क्या होता है। वाक्य एवं पदक्रम क्या होता है? तो देखो, हमने एक देखा है कि वाक्य में क्या है, वाक्य जो है वो हम बोल सकते हैं कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई है, ठीक है ना? हाँ, फिर उससे छोटी कौन सी है? उससे छोटी कौन सी है, बता सकते हैं आप? पद, वेरी गुड। और फिर उससे भी छोटी, इसे पद बोलते हैं या फिर पदबंध भी बोलते हैं, ठीक है ना? पदबंध मतलब आप फ्रेज बोल सकते हैं इसे, ठीक है? उसके बाद में कौन सी है? शब्द, वेरी गुड। उसके बाद बताइए क्या क्या? स्वर, अच्छा ठीक है, ठीक है। मतलब शब्द, और फिर उसका और एक छोटा होता है वो रूपी होता है। तो देखो, मैं ये बता सकती हूँ कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई तो है ही, और ये जो है, ये पदबंध जो है, ये वाक्य बनाने के काम आता है। मतलब वाक्य की संरचना या फिर वाक्य के वो घटक होता है, संघटक होता है, ठीक है ना? मतलब वाक्य किससे बनता है? पदबंध से। फिर पदबंध किससे बनता है? शब्दों से, यस। तो पदबंध के संघटक मैं बोल सकती हूँ यहाँ पर। रूपिम किसे कहेंगे? शब्दों के संघटक, ठीक है ना? ये हायरार्की समझ में आई आपको?
ट्री स्ट्रक्चर जैसा ही है, हायरार्किकल है। अब देखो, अब जैसे कि मैं यहाँ पर बोलती हूँ कि जब वाक्य में हम कोई चीज़ें, जैसे बहुत सारे हम बोलते हैं ना, कुछ कुछ शब्द होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, वर्ड्स होते हैं, ये सब ठीक है, पर अब क्या होता है ना कि उसका भी कोई सीक्वेंस रहता है, सीक्वेंस रहता है। अगर सीक्वेंस में अगर नहीं बोला जाएगा, मतलब मैं बोलूँगी उस पद क्रम में नहीं बोला जाएगा, तो क्या हम बोल सकते कि ये वाक्य सही है? नहीं बोल सकते हैं। अब मैं कुछ वाक्यों के उदाहरण यहाँ पर मैं आपको देती हूँ, तो आप मुझे बताइए कि इसमें से कौन सा जो वाक्य है वो सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, मैं लिख रही हूँ बच्चा खाना खा रहा है, ठीक है, सही है। फिर अभी अभिषेक बताओ, मैं जो लिख रही हूँ बच्चा खा रहा है खाना, अभिषेक सही है या गलत है? व्याकरणिक गलत है। अच्छा, तो देखो मैं इसे सही साबित कैसे करती हूँ। अभी आपने कहा कि ये गलत है, ये भी गलत है क्या? फिर व्याकरणिक कोटियों के आधार पर ये भी गलत है। अच्छा, हाँ, हाँ 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 हाँ, ठीक है ना, ठीक है। तो ये तो सही है, अब पहला वाला तो नो डाउट सही है, पर अब मैं आपको ये एक उदाहरण देती हूँ, आप वो बताइए। बच्चा खाना रहा है खा, अभी बताइए। सही है? ये नहीं है निधि, आप देख सकते हैं इसे। हाँ, तो ये सही लग रहा है आपको? ये सही नहीं है। बाकी के ये जो 3 है ये सही है, पर फिर भी आपने कहा कि ग्रामेटिकली ये सही नहीं हो सकते। फिर आपने नोम चॉम्स्की के बारे में बताया कि उन्होंने ऐसे कहा कि मन में जो थॉट आया वो अगर हम बोलेंगे तो आप भी उसे सही मानेंगे। चलो ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पर मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर ये जो पदबंध है, इन पदबंधों के स्थान को हमने यहाँ पर देखना है। पदबंधों के स्थान को देखना है का मतलब क्या है? यहाँ पर आप यहाँ देखिए, यहाँ एक फ्रेज दिख रही है आपको, एक है एक बच्चा खाना खा रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों हैं, यहाँ पर 3 फ्रेजेस हम बोल सकते हैं। बच्चा खाना खा रहा है, तो ये जो 3 फ्रेजेस है, अगर ये 3 फ्रेज को हमने आगे पीछे लगा दिया तो भी आपका वाक्य सही है। अब देखो यहाँ पर ये बच्चा 1, खाना खा रहा है 3, खाना खा रहा है खाना ये 2, ठीक है। अब खाना 2, खा रहा है 3 और बच्चा 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो फ्रेज़ है, फ्रेज़ का सीक्वेंस हमने बदल दिया है, फ्रेज़ का जो क्रम है वो बदल दिया है, पर अर्थ में बदलाव नहीं आया है, ठीक है। हम उस वाक्य को गलत नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर इसका जो
अर्थ है वो कायम है, इसका जो अर्थ है वो बराबर से आ रहा है। पर अब यहाँ देखो हमने फ्रेज़ को ही तोड़ दिया। बच्चा आपकी पहली फ्रेज़ है, खाना दूसरी फ्रेज़ है, और इसको हमने गलत सलत लिख दिया, मतलब उस फ्रेज़ को तोड़ के इधर उधर कर दिया, तो इसका जो मतलब है वो गलत आ रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो होता है कि जैसे कि जो अनिवार्य तत्व होते हैं भाषा में, जिसे हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में वर्ब। ये जो 3 तत्व होते हैं, सब्जेक्ट से क्या हम बोल सकते हैं, उद्देश्य। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कर्म, और ये होता है क्रिया। ठीक है। तो ये जो तत्व है, इन तत्वों के आधार पर हम एक सीक्वेंस भाषा के लिए तैयार कर सकते हैं। पदक्रम हम जिसे बोल सकते हैं कि ये सीक्वेंस होता है आपका, आपने पढ़ा होगा SOV बताइए, भाषाएं बताइए इसके, और इसके उदाहरण बताइए। ये है आपका पदक्रम। तो आपकी हिंदी कौन सी कैटेगरी में आती है, यस, SOV। ठीक है, हिंदी हो गया, फिर मराठी हो गया, फिर उसके बाद में SVO, यस, इंग्लिश हो गया, फ्रेंच हो गया, ये सारे आपके SVO में आते हैं। चलो ठीक है। अब ये जो आपके जो 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी थी कि नहीं, पदक्रम के हिसाब से या फिर उस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के हिसाब से सीक्वेंस होता है, तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर भाषा के और भी कई प्रकार हम बना सकते हैं। देखो, पदबंधों के आधार पर, मतलब पदबंध का मतलब है फ्रेज़, ठीक है ना, फ्रेज़ के आधार पर या फिर फ्रेज़ के क्रम की जो प्रकृति होती है, मतलब पदबंध के क्रम के आधार पर, ठीक है, इसके क्रम के आधार पर हम भाषाओं को वर्गीकृत कर सकते हैं। तो भाषा को वर्गीकृत करना ये किस तरीके से होता है, ये मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। देखो, सबसे पहला वर्गीकरण ये है भाषा का, नियत शब्द क्रम भाषा, मतलब फिक्स्ड वर्ड ऑर्डर लैंग्वेज। यहाँ लिख रही हूँ मैं, फिक्स्ड वर्ड ऑर्डर लैंग्वेज। इससे गेस करो आप क्या हो सकता है। तो आप गेस करो, मैं लिख रही हूँ, फिर उसके बाद में है रिलेटिवली फ्री वर्ड ऑर्डर, और फिर तीसरा है आपका फ्री, सीधा सीधा आप करेंगे इसे फ्री वर्ड ऑर्डर। हाँ, दोनों का बताओ आप ज़रा। हाँ, ओके, हाँ ठीक है। मतलब जैसे कि आप बोलते हैं कि दिस इज़ बॉय, दिस बॉय इज, हाँ, दिस बॉय इज़ गुड, इसकी ऑर्डर फिक्स है, इज़ गुड दैट बॉय या दिस बॉय, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो इसकी ऑर्डर फिक्स है। तो अर्थात अगर इसका अगर चेंज हो जाता है ना, पदक्रम चेंज हो जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। अब दूसरा देखो, रिलेटिवली फ्री वर्ड ऑर्डर लैंग्वेज, बताइए कौन सी रह सकती है। बताइए, गेस कीजिए।
देखो रिलेटिवली फ्री ऑर्डर लैंग्वेज में जैसे कि हिंदी है, अभी हमने कौन सा देखा उदाहरण, आपको याद होगा, ये वाला जो उदाहरण देखा था बच्चे का, तो वर्ड ऑर्डर उसकी फ्री है या नहीं है, पर अर्थ बदल रहा है क्या, बच्चा खाना खा रहा है, बच्चा खा रहा है खाना, खाना खा रहा है बच्चा, तो ये क्या है, रिलेटिवली फ्री है, मतलब उसकी कोई फिक्स्ड ऑर्डर नहीं है, थोड़ा सा वो फ्री तरीके से हम इधर से उधर उसके पदबंधों को आसानी से इधर हिला सकते हैं, ठीक है। हाँ, पर ये पॉसिबल है क्या इसमें, हिंदी में ये पॉसिबल नहीं है, बच्चा खाना रहा है खा, ये पॉसिबल है क्या, नहीं है। मराठी में भी ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पदबंध को ही हमने तोड़ दिया है बीच में, तो ये पॉसिबल नहीं है। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि इसे रिलेटिवली फ्री वर्ड ऑर्डर लैंग्वेज। अब दूसरा है फ्री वर्ड ऑर्डर लैंग्वेज। फ्री वर्ड ऑर्डर लैंग्वेज का मतलब क्या है, आप उसको कैसे भी बोलो सही होगा। ऐसी कौन सी भाषा है बता सकते हैं आप? हाँ, लैटिन है। अब खैर लैटिन के बारे में तो मुझे खुद पता नहीं है, मुझे संस्कृत के बारे में पता है। अच्छा ठीक है, तो ये देखो मेरे नॉलेज में ना एक ऐड ऑन हो गया, मैं ज़रूर इसके बारे में खोजूंगी और बताऊंगी कि कंफर्म फ्री ऑर्डर है या नहीं है, पर अभी जो मुझे पता है वो है संस्कृत। हाँ, तो संस्कृत में अब देखो कैसे होता है, एक उदाहरण मेरे पास अभी है, देखो बालकः उत्तम अस्ति, मतलब क्या है, लड़का अच्छा है, ठीक है। अब दूसरा देखो, उत्तमः बालकः अस्ति, इसका मतलब क्या है, लड़का अच्छा है। उसके बाद देखो अस्ति उत्तमः बालकः, मतलब क्या है, लड़का अच्छा है, ठीक है ना। तुम कैसे भी चेंज करोगे तो भी मतलब एक जैसा ही आएगा। ये इसे हम बोलते हैं कि फ्री वर्ड ऑर्डर लैंग्वेज। ये हमने किस आधार पर बनाया है, पद बंदों के क्रम की प्रकृति के अनुसार। ये बात ध्यान रखो, पदबंध मतलब फ्रेज के क्रम के आधार पर हमने बनाया है। तो तीन हमारी कौन कौन सी है, फिक्स वर्ड ऑर्डर, रिलेटिवली फ्री वर्ड ऑर्डर और फ्री वर्ड ऑर्डर लैंग्वेजेस। इसमें कोई मतलब ना समझने जैसा? हाँ चलो ठीक है। अब दूसरा है कि उसके प्रकार, जैसे कि हमने पिछले क्लास में एक जस्ट मैंने छोटी पीपीटी बना के बताई थी, पर अब जैसे यहाँ पर मैं प्रॉपरली अब निधि भी है क्लास में तो मैं बता रही हूँ। पदबंधों के प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ फ्रेजेस बता सकते हैं। पता है आपको, आप लोगों ने सीखा हुआ है नाउन फ्रेज। हाँ बिल्कुल, हो बिल्कुल, अभी तो ऐसे लग एकदम गैर बढ़ गया, गैर संज्ञा पदबंध जिसे बोलते हैं, फिर क्रिया पदबंध होता है जैसे वर्ब फ्रेज बोलते हैं, है ना। हाँ ओ सॉरी, हाँ ये संज्ञा। उसके बाद में और क्या बताया आपने, यस प्रेपोजिशनल फ्रेज, या फिर ना पोस्ट पोजिशनल भी होता है, दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं, पोस्ट पोजिशनल फ्रेज। इसे क्या कहेंगे हम लोग, पूर्व सर्ग या फिर पर सर्ग, ठीक है। फिर और क्या होता है, यस
एडवर्बियल बोलते हैं इसे, एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है, क्रिया विशेषण पदबंध और यस वैसे एडजेक्टिवल बोला जाता है, एडजेक्टिवल फ्रेज मतलब विशेषण पदबंध। ठीक है, अब संज्ञा पदबंध के बारे में मुझे अभिषेक बताएंगे। अभिषेक को पता है इसके बारे में। हाँ अभिषेक। चलो शायद वो नहीं है या अच्छा नहीं है बोलते बराबर। हाँ अभिषेक, मैं पूछ रही हूँ संज्ञा पदबंध के बारे में, नाउन फ्रेज के बारे में। हाँ तो मुझे बताइए नाउन फ्रेज के बारे में कुछ चीज़ें आपसे जानना चाहती हूँ मैं। डिटर्मिनर, हाँ। हम्म 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 ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, बढ़िया बढ़िया है। पर अब यहाँ पर देखो, जैसे कि मैं यहाँ लिख रही हूँ नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज। अब ये जो नाउन फ्रेज है, तो नाउन फ्रेज में पता है क्या है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं नाउन फ्रेज के। संज्ञा पदबंध के बहुत सारे, संज्ञा के बहुत सारे प्रकार होते हैं, आपको पता होगा। जैसे प्रॉपर नाउन है या नहीं है। उसके बाद में और कौन सा है, प्रोनाउन है, और कॉमन नाउन है। बहुत सारे प्रकार होते हैं, ठीक है ना। जैसे राशिवाचक भी होता है, मतलब मास नाउन भी बोलते हैं उसे, या फिर आपने कल उस दिन देखा था प्लूरल नाउन भी होते हैं। तो ये देखो, ये नाउन के प्रकार है। पर इस नाउन के अतिरिक्त नाउन फ्रेज में क्या क्या रह सकता है, तो डिटर्मिनर, ठीक है, डिटर्मिनर्स रह सकता है। उसके बाद में विशेषण रह सकता है, एडजेक्टिव, और क्या रह सकता है, क्रिया विशेषण मतलब एडवर्ब्स। ये जो है, ये हम बोल सकते हैं कि नाउन फ्रेज के घटक हो सकते हैं। पर एक बात है कि मेरा सवाल आप लोगों से है कि यह प्रीपोजिशनल फ्रेज भी रह सकती है क्या। वेरी गुड, गुड आंसर। प्रीपोजिशनल फ्रेज भी नाउन फ्रेज में रह सकती है। चलो, तो अब क्या करते हैं हम लोग, इसका जो देखो नाउन फ्रेज है, तो नाउन फ्रेज का मतलब है संज्ञा पदबंध। तो होता ऐसा है ना कि पदबंध के कुछ नियम भी होते हैं, जिसे संरचना नियम बोलते हैं। फ्रेज स्ट्रक्चर रूल, ठीक है, फ्रेज स्ट्रक्चर रूल। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, ये उस रूल पर आधारित होता है। तो जैसे देखिए, हम लोग इस रूल को, संज्ञा पदबंध को एक ट्री के चित्र के द्वारा दिखाते हैं, वृक्ष आरेख के द्वारा दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो आप यहाँ पर, मैं यहाँ बता रही हूँ, लड़का। लड़का क्या है, एक नाउन फ्रेज है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, लड़का और फिर ये नाउन, ये लड़का। अगर मैं बोलती हूँ कि एक लड़का, एक लड़का, तो क्या होगा, ये आपका एक लड़का क्या है, नाउन फ्रेज है। पर अब क्या हो गया, इसे एक डिटर्मिनर लग गया और एक फिर से नाउन लग गया। तो ये एक आपका डिटर्मिनर है और यहाँ लड़का एक नाउन है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको और कुछ ये करती हूँ, एक अच्छा लड़का। बताइए अभी इसमें कैसे होगा,
करेक्ट, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और नाउन। तो इसमें जब बनेगा तो कैसे बनेगा निधि? इस तरीके से बने। हाँ देखो, ये हम ढंग से लिखते हैं ज़रा। एक अच्छा लड़का, ये पूरी फ्रेज़ है आपकी NP, ठीक है। उसके बाद में हम दो भागों में उसे बांटेंगे, डिटर्मिनर और N में। तो एक आपका डिटर्मिनर हो गया, अच्छा लड़का, ये नाउन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में इसे हम फिर से बांटेंगे। अच्छा क्या है आपका? एडजेक्टिव है, और लड़का क्या है? नाउन है। फिर उसके बाद में ये इस तरीके से होगा, करेक्ट। हाँ होता है बेटा। ये जो है ये आपका नाउन डैश है, मतलब मान लो कि आपका नाउन का एक भाग है अच्छा लड़का, ये पूरा नाउन हो सकता है ना। फिर उसमें देखो नाउन फ्रेज, ये पूरी आपकी नाउन फ्रेज है। फिर ये हमने इसे डैश बोला है, मतलब ये अलग नाउन है, मतलब ओरिजिनल आपका लड़का नाउन है, अब हमने अच्छा लड़का डैश बोला है, नाउन को डैश बोला है। फिर अच्छा उसमें एक एडजेक्टिव है और लड़का। हाँ बेटा, हाँ कॉम्प्लीमेंट भी देखो, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, नहीं तो हम लोग उसे वो ये जो नाउन है इस नाउन से वो अलग है ये दर्शाने के लिए भी करते हैं। मैं डैश की जगह पे वन भी लिख सकती हूँ, और भी कोई ऐसे हम लोग मान सकते हैं कि नहीं, चलो कोई और भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये डिपेंड होता है हर ऑथर पे और उसका जो बैकग्राउंड है उस पर। तो ये है कि ये जो N है नीचे वाला, ये इस N से ये N अलग है, ये दर्शाने के लिए। अच्छा लड़का ये पूरा एक नाउन हमने कहा है, उसमें से फिर अच्छा एडजेक्टिव निकाला और नाउन लड़का है। अब ये है आपकी इस तरीके की ट्री डायग्राम। अब देखो और एक उदाहरण के आधार पर मैं हाँ, इसे आप मुझे बताओ कैसे लिखेंगे। घने मुलायम काले बाल, ये सुना है क्या कभी? ये कहीं ऐड में आता है। हाँ, सुरक्षित काले मेरे बाल, वैसे घने मुलायम काले बाल। चलो ठीक है। तो अब ये इसमें मुझे बताओ वो थोड़ा सा ट्री डायग्राम के हिसाब से क्या क्या करोगे। ये पूरी की पूरी आपकी नाउन फ्रेज हो गई सबसे पहले। इसमें डिटर्मिनर है क्या? सारे के सारे ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो आपको हर स्टेप पर देखो, ट्री डायग्राम होती है ना वो ट्री डायग्राम हायरार्चिकल होती है हमेशा, आप एकदम से नहीं कर सकते, उसे फ्लैट लेवल पर नहीं कर सकते। तो हायरार्चिकल है, तो आपको धीरे 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 ये जो है घने मुलायम काले बाल, इसमें फिर चीज़ें इस तरीके से अलग करनी पड़ेगी। घने मुलायम काले, फिर बाल, फिर घने मुलायम काले, फिर से मुलायम काले, इस तरीके से कर सकते हैं आप। तो इसके करने के तरीके भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना, ज़रूरी नहीं कि एक ही तरीके से आप करो। जैसे कि अभिषेक कैसे हो सकते हैं तरीके बताओ। हाँ 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 हाँ, तो देखो ये तुम्हारा तरीका है, इसके और भी तरीके हो सकते हैं बनाने के, ज़रूरी नहीं है ना मैं तुम्हारे तरीके से बनाऊँ। ट्री डायग्राम के अलग अलग तरीके हो सकते हैं बनाने के,
मैं पहले एडजेक्टिव को ही ले लूँ, फिर नाउन को लूँ, फिर उसके बाद में, या फिर कुछ एडजेक्टिव साथ में रखूँ और फिर कुछ एडजेक्टिव ये साइड में रखूँ, इस तरीके से। अब ये देखो, ये जैसे एक है अ वेरी गुड बुक ऑफ पोएम, ठीक है। अब इसके लिए देख, यहाँ पर देखो ये डिटर्मिनर भी है, ठीक है, इसमें ये डिटर्मिनर भी है, ये आपकी पीपी भी आ गई है, ये भी है। उसके बाद में वेरी वेरी गुड बुक ऑफ पोएम, पोएम की बुक है ये, तो ये भी आपका एडजेक्टिव है, गुड है, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये इस तरीके के जो भी आपके प्रकार है टोटल, तो इससे ये पता चलता है कि आपकी जो नाउन फ्रेज़ है ना, ये नाउन फ्रेज़ में जो आपके उपसंघटक है, संघटक मतलब बोल सकते हैं कि उसके जो कंस्ट्रक्ट्स है वो कितने हैं, चार है। कौन कौन से है? एक तो डिटर्मिनर है, एडजेक्टिव है, फिर प्रीपोजिशनल है और खुद नाउन स्वयं, ठीक है। ये चार, ये इस तरीके से है। अब ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये नाउन फ्रेज के बारे में इतना सब कुछ आपको पहले से पता था बेटा, ये मैं समझ रही हूँ। इसमें कोई डाउट है आपको? चलो दूसरा आगे देखते हैं, विशेषण पदबंध मतलब क्या है? एडजेक्टिवल फ्रेज, विशेषण पदबंध एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज में पता है क्या होता है? एडजेक्टिव कैसे होते हैं? कुछ क्वालिटेटिव रहते हो, कुछ क्वांटिटेटिव भी रहते हैं। क्वालिटेटिव रहते हैं, क्वांटिटेटिव रहते हैं, इस तरीके के विशेषणों के भी तो प्रकार होते हैं ना। तो अब मुझे बताइए, ये जो है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये अच्छा लड़का, फिर से एक बार मैं ये करती हूँ, अच्छा लड़का। तो अच्छा लड़का ये जो आपका है, ये नाउन फ्रेज तो है, नाउन फ्रेज है, पर इसमें हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? एडजेक्टिव और नाउन, इस तरीके से हम लोग एडजेक्टिव फ्रेज और फिर ये आपका एडजेक्टिव, इस तरीके से हम इसे बना रहे हैं। इस तरीके से हम ट्री डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पर अच्छा और यहाँ पर लड़का, अब देखो लड़का अच्छा है, ये क्या है आपका? सेंटेंस है, सेंटेंस है। इसमें देखो नाउन फ्रेज भी है और वर्ब फ्रेज भी है। फिर आपका वर्ब फ्रेज क्या है? देखो वर्ब फ्रेज में अच्छा है, ये दोनों आएंगे बेटा, ठीक है ना। लड़का यहाँ पर आएगा, फिर ये आपका नाउन मतलब ये फाइनली लड़का अच्छा है, इसमें क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज और ये वर्ब, फिर ये अच्छा और ये है। समझ में आया निधि? हाँ, तो ये इस तरीके से आपको अपनी ट्री डायग्राम्स बनानी है। आपने पिछले वर्ष सीखा है ना ये सब, बहुत अच्छा अभ्यास किया है इसका। यस मैम, पुस्तक अच्छी है। अभिषेक, नोटबुक आपके पास में है ना, उस पर लिखो पुस्तक अच्छी है। आप भी लिखो निधि, और मुझे ये करके बताओ, सेम करना है।
दूसरा और एक उदाहरण है, धूप बहुत तेज है। इसे भी करके बताओ आप दोनों, और मुझे अभी व्हाट्सएप पर भेजो कर कर। हो गया? आपने भेजा है बेटा? हाँ चलो एक मिनट। किसमें? इसमें सेकंड वाले में? ठीक है, धूप बहुत तेज है। हाँ बताओ कौन कौन से एडजेक्टिव है? बहुत और तेज, दो एडजेक्टिव है। अब देखो ये मैं इस तरीके से करती हूँ, सेंटेंस। सेंटेंस में क्या होता है? नाउन फ्रेज। ये सही पकड़ा, मैं अभी वही बताने वाली थी गलती, तो तुमने अपनी गलती सुधार ली, वेरी गुड। नाउन फ्रेज और फिर ये नाउन, तो क्या आएगा यहाँ पर? धूप। वर्ब फ्रेज में क्या है आपका? एक एडजेक्टिव फ्रेज है और एक वर्ब फ्रेज है। अब एडजेक्टिव फ्रेज देखो, एडजेक्टिव फ्रेज के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, संघटक है, ये एडजेक्टिव फ्रेज के कॉन्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पर दो है। एक है एडवर्बियल फ्रेज और दूसरी है खुद एडजेक्टिव। और एडवर्बियल फ्रेज कौन सी है? बहुत। और एडजेक्टिव क्या है? तेज। और वर्ब क्या है? ठीक है ना? आ रहा है समझ में? हाँ अभिषेक, आपने ऐसे बनाया बेटा? अच्छा अच्छा ठीक है। तो अभी तो कैसे कर सकते हैं आप कि एडजेक्टिव फ्रेज का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या रह सकता है? एडजेक्टिव फ्रेज का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या रह सकता है? नंबर 1 एडवर्बियल फ्रेज रह सकती है, ठीक है, जिसे हम लोग ADVP बोलते हैं। दूसरा है कि प्रीपोजिशन भी रह सकता है, प्रीपोजिशन भी रह सकता है, या फिर पोस्ट पोजिशन भी रह सकता है, ठीक है। पदबंध में परसर्ग और पूर्व सर्ग दोनों भी ये क्रिया के उपसंघटक रह सकते हैं। अच्छा ये इसका कोई उदाहरण? अभी देखो एडवर्बियल फ्रेज का तो बता दिया, इसके बारे में कुछ सेंटेंस सोचेंगे आप लोग और बताएंगे जिसमें कि प्रीपोजिशन भी या फिर पोस्ट पोजिशन भी आ रहा है।
सोचो ज़रा। चलो ये आप ना होमवर्क कर लो, ये वाला, कि जिसमें पोस्टपोजिशन भी आता है ऐसा वाक्य मुझे बताइए कल। अब तीसरा क्या था आपका प्रकार? फ्रेज, टाइप ऑफ फ्रेजेस, क्रिया विशेषण पदबंध, मतलब एडवर्बियल फ्रेज। अब एक उदाहरण लेते हैं यहाँ पर, मोहन जोर से हंसता है। ठीक है, अब देखो मोहन जोर से हंसता है में मुझे बता सकते हैं क्या एडवर्ब कौन सा है? अभिषेक, एडवर्ब बताओ। हाँ, जोर है या जोर से है? जोर से। हाँ देखो, जोर से हंसता है तो अब उसका ट्री स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सेंटेंस है ये। हाँ ये सेंटेंस है। फिर ये आपका NP-VP है, ठीक है ना। फिर मोहन जोर से हंसता है, ये इस तरीके का डिवीज़न होगा। फिर ये आएगा यहाँ N, यहाँ आएगा आपका मोहन। फिर जोर से हंसता है में जोर से हंसता है, तो देखो ये है एडवर्ब फ्रेज और ये है वर्ब। एडवर्ब फ्रेज में होता है एडवर्ब और ये है जोर से। वर्ब में क्या है? हंसता है ना। ठीक है, जोर से पोस्ट पोजीशन है क्या? से, हाँ देखो ये क्रिया से जुड़ा हुआ है, मतलब ये जो जैसे हंस रहा है ना, जैसे कि देखो मैं और एक उदाहरण बताती हूँ आपको कि खाने का शौकीन, खाने का शौकीन, ये पूरा जोर से जो है ना, ये पूरा एडवर्ब में आता है बेटा। अब मैं जैसे मैंने आपको बताया ना खाने का शौकीन, तो खाने का ये जो है ना, खाने का ये आपका आ रहा है पोस्ट पोजीशन में। जैसे से आपने कहा पोस्ट पोजीशन है, पर ये पूरा जो फ्रेज है ना, ये पूरा आपको क्रिया विशेषण के बारे में ही बताता है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब तक आपका कंफ्यूजन नहीं जाए, ठीक नहीं होगा, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। हाँ बताइए अभी। जोर से ये पूरा का पूरा आपका एडवर्ब। देखो बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, जो सरल चीज़ है उसको ध्यान में रखो। जोर से कैसे हंसा? वो जोर से हंसा। जोर से ये पूरा आपका एडवर्बियल फ्रेज है। अब जैसे कि और एक मैं बोल सकती हूँ कि किताबों की अलमारी, अलमीरा। हाँ, किताबों की अलमीरा। तो यहाँ पे की क्या हो गया? हाँ पोस्ट पोजीशन। फिर वही अंग्रेजी में रैक ऑफ बुक, तो क्या हो गया? ये यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गया, बुक्स। चलो ठीक है, ये जो है ये आपको एक समझना है कि जोर से मतलब यहाँ पर आपका पूरा का पूरा एडवर्बियल फ्रेज है। इसे इंग्लिश में करके देखते हैं क्या? देखो, मोहन laughs loud या फिर loudly।
तो क्या करेंगे, ये सेंटेंस है, ये एन पी वी पी, ये आपका एन कंपोनेंट है, यहाँ मोहन, वीपी में आपका क्या है, यहाँ लाव्स, और ये है एडवर्बियल फ्रेज, ये है लाव्स, और ये है एडवर्ब लाउडली। ठीक है, इंग्लिश से समझ में आया अभिषेक? हाँ, मोहन लाव्स वेरी लाउडली, तो वेरी लाउडली, तो वेरी लाउडली में भी क्या है, देखो वेरी लाउडली, फिर वेरी वेरी भी उसका ये आ जाता है, एडवर्ब भी आ जाता है, मतलब दो एडवर्ब है वहाँ पर, ठीक है ना। दो, ये लिखते देखो कैसे लिखेंगे, ट्री स्ट्रक्चर है यहाँ पर, एडवर्बियल फ्रेज है ना, ये एडवर्बियल फ्रेज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एडवर्ब रह सकता है, फ्रेज है ना, ये फ्रेज बता रहा है आपको। ये उसका फ्रेज का मतलब उसका कॉन्स्टिट्यूएंट, जैसे देखो मैंने यहाँ पर नाउन फ्रेज लिखा, फिर बाद में मैंने क्या लिखा, नाउन, वैसे एडवर्बियल फ्रेज, तो इसलिए दो एडवर्ब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं। ठीक है ना, ये बहुत जोर से हंसता है, तो बेसिकली क्या है कि जैसे हम बोलेंगे ना, एक जैसे दोनों एडवर्ब है तो इसे बहुत बार इस तरीके से डिनोट किया जाता है, मतलब पहले वाला प्री, ADVP, एडवर्बियल फ्रेज, और ये एडवर्ब इस तरीके से, और फिर उसके बाद में आप जो भी एडवर्ब लगाना है वो लगाओ। अब क्या है ना कि अभी इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो क्या हो सकते हैं, अभी मुझे बहुत आसान सवाल मैं पूछती हूँ कि विशेषण, क्रिया विशेषण पदबंध के क्या हो सकते हैं, बताइए, कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हो सकते हैं, संघटक क्या हो सकते हैं? एडजेक्टिव हो सकता है, कैसे? हाँ, तो प्रिटी भी तो एडजेक्टिव हो गया और गुड भी एडजेक्टिव हो गया, बेटा मैं एडवर्ब की बात कर रही हूँ। हाँ, तो तुम ऐसा नहीं ना, तुम वाक्य में कैसे उपयोग में लाती हो, तो एक वाक्य बता दो, एक इंडिविजुअल, देखो शब्द बोलोगी और शब्दों के आधार पर एकदम से कैटेगराइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, एम्बिग्यूअस होता है वो, मतलब मैं बोलूँगी ये बैट बोलो, तो बैट भैया कौन सा खेलने वाला बैट है या फिर वो प्राणी है, मुझे क्या पता। हाँ, तो प्रिटी, ये देखो प्रिटी तो लड़की का नाम भी होता है ना। चलो एग्जाम्पल लेते हैं अभी, अभिषेक आपका ध्यान है, ही इज, अच्छा ये ठीक है ना, चलो अभी करो इसका ट्री डायग्राम बनाओ। एक ही
फिर उसके बाद में ये वर्ब फ्रेज। चलो अभी तुमने बता दिया ना उदाहरण, अभी बताओ अभिषेक आप करो। ही इज़ प्रेटी गुड इन डांसिंग। मुझे लगता है ई आएगा यहाँ पे, प्रेटी गुड इन डांसिंग। और ये ध्यान में रखो निधि कि सही में क्या ये क्रिया विशेषण बता रहे हैं या विशेषण बता रहे हैं, ये भी ध्यान में रखना है। मतलब इस वाक्य में देखो एलवाई प्रिटी गुड का मतलब क्या सही में क्रिया विशेषण है या फिर केवल विशेषण है। हाँ वेरी होता है वैसे उसी तरीके से, प्रेटी गुड। तो प्रेटी गुड की जगह वेरी गुड ही लिखो ना फिर। तो अब वेरी अगर आप लिखते हैं सीधा सीधा तो अब यहाँ पर देखिए ये गुड है। गुड क्या बताता है, एडजेक्टिव बताता है। देखो डांसिंग जो है ना यहाँ पर वर्ब नहीं है, ये ध्यान में रखो। ये आपका नाउन है। डांसिंग ये वर्ब नहीं है। अगर ये आईएनजी होता है तो यहाँ पर इज या फिर जो है वो लगता ही लगता था इसके आगे। ही इज़ प्रेटी गुड इन डांसिंग बोल दिया तो यहाँ पर वो नाउन हो गया। चलो ठीक है, कल एक काम करो आप कल यही वाक्य थोड़ा सोच के बराबर से कर लो और फिर हम लोग इसे करेंगे डिस्कस। पर मीनवाइल आप लोगों ने इसका ट्री डायग्राम मुझे भेजना है, ठीक है, आज ही। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसे अगली कक्षा में। चलो मैं ये इसे स्टॉप कर देती हूँ।